हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 4। इस सेशन में हम कवर करेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेडिकल लेबॉर्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, एलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो SLE, KP पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा के लिए प्रिपरेशन करते हो। तो काइंडली इस पे फोकस करें और अपने साथ जितनी भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने साथ नोट करें। चलो स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 6 से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडल्ट रेफरेंस रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। डियर व्यूअर्स, एक होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक होता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो दोनों के लिए हम अलग रेफरेंस रेंज यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग जहन में ये बात याद रखना चाहिए आप लोगों को कि रेफरेंस रेंज किसी भी लेबॉर्ट्री का डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो लेबॉर्ट्री कौन से मेथड को यूज़ करते हैं उस टेस्ट के लिए, और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और कौन सी कंपनी का जो किट है वो यूज़ करते हैं, रीजेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है। सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, मोस्टली जो कॉमनली मेथड है वो है एंजाइमेटिक मेथड है। और उसके लिए जो अपर लिमिट है वो 99 मिलीग्राम पर डीएल है, और जो लोअर लिमिट है वो 65 मिलीग्राम पर डीएल है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अब एक तो होता है डायबिटिक और एक होता है फ्री डायबिटिक। अगर हमारे पास एक पेशेंट है और उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 90 यानी 100 और 126 की दरमियान आता है, तो उसको कहते हैं हम एम्पियर्ड रेंज। अगर 126 से अबाव आ जाता है और 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट अबाव आ जाते हैं, तो फिर हम उसको डायबिटिक कंसीडर करते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के बेस पे। और मिनिमम फास्टिंग तो उसके लिए रिक्वायर होता है 8 आवर, 6 to 8 आवर, उसके लिए मिनिमम फास्टिंग रिक्वायर होता है। तो ऑप्शन ए गलत है, 40 to 105 मिलीग्राम पर डीएल। ऑप्शन बी भी गलत है, 60 to 140 मिलीग्राम। और उसमें जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है। और इसके लिए ये तो मिलीग्राम में, अगर आप मिलीमोल में लेते हैं तो 3.61 से लेकर 5.50 तक ये क्या है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू एरनियस रिजल्ट। याद रखिए, पिछले जो हम यूज़ करते थे, मोस्टली कॉमनली हम पहले ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट को यूज़ करते थे, लेकिन अब वो हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अब उससे एडवांस टेस्ट आए हैं और वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि HbA1c है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि OGTT टेस्ट आजकल तो कॉमन नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पेशेंट को 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर 3 डेज देते थे टेस्ट से पहले, और फिर इसके बाद हम उसके लिए टेस्ट करते थे। तो टेस्ट में हम क्या करते थे, हम उसको 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे देते थे और आफ्टर 2 आवर उसका लेवल चेक करते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, द पेशेंट रिमेन एम्बुलेटरी फॉर 3 डेज प्रियर टू द टेस्ट, तो ये ऑप्शन गलत है। कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज रिस्ट्रिक्टेड टू बिलो 150 ग्राम पर 3 डेज प्रियर द टेस्ट। तो आपने कम से कम 150 मिलीग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स देनी है, तो इससे कम आपने नहीं देने। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ठीक है। नो फूड, कॉफी, टी और स्मोकिंग इज अलाउड 8 आवर बिफोर एंड ड्यूरिंग द टेस्ट, ये ऑप्शन भी गलत है। एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू एन एडल्ट पेशेंट फॉलोइंग 10 to 12 आवर फास्टिंग,
तो ये ऑप्शन बी गलत है। हम 75 ग्राम तो दे देते हैं, लेकिन 10 to 12 आवर फास्टिंग हम नहीं देते। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following 2-hour glucose challenge result would be classified as impaired glucose tolerance test? जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है डायबिटीज़ और एक होता है प्री डायबिटिक। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जो एम्पियर ग्लूकोज टॉलरेंस है, अगर हमारे पास हम 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, यानी OGTT टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास हम जो 2 आवर के बाद हम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और उसमें ग्लूकोज रेंज आता है 140 से लेकर 200, तो ये हमारे साथ एम्पेयर्ड कंसीडर होगा। अगर 200 से अबाव आ जाता है टू कंजर्वेटिव रिजल्ट, तो हम उसको कंसीडर करते हैं ये तो रैंडम की हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं डायबिटिक। अगर इस चीज़ को हम फास्टिंग पे लेके जाते हैं तो 100 और 126 के बीच में जो आते हैं वो इम्पेयर्ड होगा, और 126 से जब अबाव आ जाते हैं तो वो हमारे साथ डायबिटिक कंसीडर होगा। तो यहाँ पर 132 और सीरम ग्लूकोज अगर 130 है तो इम्पेयर्ड कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये 140 से लो है। अगर बी ऑप्शन बी है 135, तो ये भी इम्पेयर्ड कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये भी 140 से बिलो है। और ऑप्शन सी है 150 मिलीग्राम पर DL, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन हमारे पास जो एम्पियर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है वो 140 और 200 की बीच में है। तो 150 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि ये 200 से अबव है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग गेस्टेशनल डायबिटिस मेलाइटस इज करेक्ट? याद रखिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को डायबिटिक्स की कुछ जो टाइप्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें एक होता है डायबिटिस मेलाइटस टाइप 1, जो जिसको हम जुवेनाइल डायबिटिस भी कहते थे, और उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस भी कहते थे। और इसके बाद जो दूसरा कॉमन जो टाइप है डायबिटिस का, वो डायबिटिस मेलाइटस टाइप 2 है। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन टाइप है, इतना कॉमन तो नहीं है, जस्ट 10 to 20% अगर होता है, लेकिन वो है गेस्टेशनल डायबिटिस मेलाइटस, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल में डायबिटिस हो जाता है, यानी उसमें अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं गेस्टेशनल डायबिटिस। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि गेस्टेशनल डायबिटिस इज़ वेरी क्रिटिकल, इज़ वेरी रिस्की फॉर द फीटस। उसमें क्या काज करते हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज करते हैं, हाई बर्थ वेट काज करते हैं, एंड न्यूनाइटल जाइंडस काज करते हैं। और इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली जो फीमेल होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम उसकी 24 to 28 वीक गेस्टेशन पीरियड में हम उसके स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, हम नॉन फास्टिंग परफॉर्म करते हैं उसका टेस्ट, और हम ओरली 50 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं आफ्टर 1 आवर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो कितना है। और इसके अलावा अगर हमारे पास 140 से अबाव आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, एम्पेयर्ड होता है। और इसके बाद हम 2 आवर भी करते हैं, 3 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस भी करते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टेस्ट। और 3 आवर में हम क्या करते हैं, 100 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर उसका लेवल फास्टिंग पे 95 से ऊपर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं डायबिट। अगर 1 आवर में हमारे साथ क्या आता है, 180 से अबव आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं डायबिटिक। अगर 2 आवर में हमारे पास आता है 155 से अबव आता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, डायबिटिक कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो the same cutup point are used for the 2 hour test, except the 75 gram is used. Gestational diabetes mellitus is converted to diabetes mellitus within 10 years in 30 to 40% of cases.
ये जो एडीए रिकमेंडेड टेस्ट हैं, जो गेस्टेशनल डायबिटिस मेलाइटस है डायबिटीज़ का, उसको हम 6 to 12 वीक आफ्टर डिलीवरी भी हम उसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं हुई है। तो देखते हैं कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन से और गलत ऑप्शन है तो वो कौन से है। ऑप्शन ए इज डायग्नोज यूजिंग द सेम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट क्राइटेरिया, नो दैट्स द नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हम अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। कन्वर्ट डायबिटिस mellitus आफ्टर प्रेगनेंसी इन 60 to 75% ऑफ केसेस, ये भी गलत है कि जस्ट 30 to 40% ऑफ केसेस आफ्टर 5 to 10 ईयर वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं डायबिटिस mellitus में। प्रेजेंट नो इंक्रीज हेल्थ रिस्क टू द fetus, नो दैट्स बी आल्सो इज इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज it's very risky to the children, to the fetus. Question number 10 है, which of the following finding is characteristics of all form of clinical hypoglycemia? क्लिनिकल हाइपोग्लाइसीमिया और एक होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्लिनिकल हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पास एनसिलोनोमा से काज होते हैं, ड्रग से भी काज हो सकते हैं, अल्कोहल से भी काज हो सकते हैं, और ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया को भी उसके बाद भी ये हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत ऑप्शन है। अब ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के क्या फीचर होते हैं, इसमें ये होता है कि आफ्टर जब हम ईटिंग करते हैं, यानी कोई जो केस है वो आफ्टर ईटिंग, उसमें इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे और भी ज़्यादा हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया आ जाता है। तो फिर हम उसको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ये बहुत कम होते हैं। तो रिएक्टिव यहाँ पर ये जो हाई फास्टिंग इंसुलिन लेवल, हाई फास्टिंग इंसुलिन लेवल, ये जो ऑप्शन है इसमें ये भी ऑप्शन जो है ये सॉरी ये गलत ऑप्शन है। इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम है एट द टाइम ऑफ लो ब्लड शुगर। अगर उसकी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाते हैं तो फिर उसको ग्लाइकोपेनिक सिम्टम सिम्टम होता है, हो सकते हैं, उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकते हैं। लो ग्लूकोज लेवल की वजह से उसको जो सिम्टम आ जाते हैं तो वो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, which statement regarding glycated hemoglobin is true? That's very important for all of you. याद रखिए कि what is glycated या glycosylated hemoglobin। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है। Glycosylated hemoglobin, a result from the non-enzymatic attachment of a sugar such as glucose to the N-terminal valine of a beta chain। हमारे साथ जो हेमोग्लोबिन की जो चेन है अल्फा बीटा चेन, तो बीटा चेन के एन टर्मिनल पे हमारे साथ अगर ग्लूकोज अटैच होता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में सी टर्मिनल का जिक्र किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बीटा चेन के साथ अटैच तो होता है ग्लूकोज, लेकिन एन टर्मिनल पे अटैच होता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन में एन टर्मिनल पे ग्लूकोज अटैच होता है, और उसको फिर हम क्या कहते हैं, बीटा चेन के साथ अटैच होता है, और फिर हम उसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑप्शन बी में इसका जिक्र है कि इज़ अ हाईली रिवर्सिबल अमीनो ग्लाइकेन, नो इट्स नॉट अ रिवर्सिबल, इट्स इरिवर्सिबल अमीनो ग्लाइकेन रिएक्शन। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी है, रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ ग्लूकोज रेगुलेशन इन 10 to 12 वीक इंटरवल प्रियर टू सैम्पलिंग। तो ये जो ऑप्शन सी है, बेसिकली एक होता है, यानी ये जो हेमोग्लोबिन है, इसको हेमोग्लोबिन A1C कहते हैं, इसमें A1B भी है और A1A भी है, लेकिन मोस्टली जो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन है वो इसमें जो हाई परसेंटेज है वो हेमोग्लोबिन A1C का है, और इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो है टेस्ट करते हैं। और इसके लिए ये रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट, ये जो 10 to 12 वीक है उसका इंटरवल, यानी कितने सैंपल में कितने ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो हमें बता देते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वेल बी एबनॉर्मल विद इन 4 days फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, नो। इसके लिए मिनिमम तो
3 मंथ्स रिक्वायर होते हैं। तो ये ऑप्शन बी क्या है, गलत है। जस्ट यानी जो हम सैंपल लेते हैं उससे पहले कम से कम 4 वीक्स तो रिक्वायर होता है एबनॉर्मल होने के लिए। तो दैट्स इज़ आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो चुका है। व्हाट इज़ द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रिकमेंडेड कट ऑफ वीडियो फॉर एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटिक एयर इज मेजर्ड बाय ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये तो हो सकता है आप सब लोगों को पता हो। दी एडीए रिकमेंडेड दैट 6.5% be used as the cut-off for determining the adequacy of treatment for diabetes। अब याद रखिए ये जो HbA1c टेस्ट है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इस पे हम क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट प्लान होता है डायबिटीज़ का वो हम क्या करते हैं, वो हम मैनेज करते हैं। वो जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उस प्लान के ज़रिए हम HbA1c को देख के हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। A glycated hemoglobin test should be performed at the time of diagnosis and every 6 month, यानी 6 मंथ बाद हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। देयर पार ये जो उसके लिए जो कट ऑफ वीडियो उन्होंने यूज़ किया है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने रिकमेंड किया है, तो 6.5% है। अगर वो इससे अबाव हैं तो हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये अमेरिकन डायबिटिक रिकमेंडेड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए मेजरमेंट ऑफ HbA1c इज ट्रू। अच्छा, तो ऑप्शन ए है, लेवल डू नॉट नीड टू बी डन ऑन फास्टिंग। Both the labile and stable HbA1c fraction are measured. Option B. Option C. Sample should be measured within 2 hours of collection. Option D. The assay must be done by chromatography। याद रखिए कि HbA1c टेस्ट के लिए डाइटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट नाइट रिक्वायर्ड होता है। चाहे वो फास्टिंग पे हो, चाहे वो रैंडम पे हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी गलत है। और ऑप्शन सी, अगर आप सैंपल को रेफ्रिजरेट करते हैं तो अप टू 2 वीक आप क्या कर सकते हैं, HbA1c उससे कर सकते हैं। और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी हम यूज़ क्रोमेटोग्राफी तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो केटाइन एक्सचेंज मेथड है वो क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, विच स्टेशनरी पेज इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन A1c बाय हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम किस तरह HbA1c के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, होल ब्लड को डाइल्यूट करते हैं एसिड बफर के साथ। वो क्या करते हैं, उसको हेमोलाइज़ करते हैं, सैंपल को हेमोलाइज़ करते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है, वो उस पर वीक पॉजिटिव चार्ज होता है एसिडिक पीएच पे। और वो जो रेसन, यानी ये जो हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो रेसन हम यूज़ करते हैं उसके साथ वीकली बाइंड होता है। जो हमारे पास ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है उस पे उससे भी कम पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो इल्यूटेड हो जाते हैं। हमारे पास जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जैसे कि एस, डी और ई और सी है, उस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो जो हमारे पास कॉलम होता है उस पे बाकी रह जाता है। तो इसमें जो केटायनिक एक्सचेंजर मेथड है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। केटाइन एक्सचेंज मेथड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उस थोड़ा सा पॉजिटिव है, जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है वो उससे भी कम पॉजिटिव है, और जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो हाईयर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम उसमें क्या करते हैं, केटाइन एक्सचेंजर मेथड यूज़ करते हैं। बाकी जो एनाइन एक्सचेंजर है या पुलिस्टीरीन डिविनाइलबीन है या अक्टा डीसी मेथड है, तो क्या करते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन which result is consistent with the diagnosed impaired glucose, fasting glucose।
तो इससे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि एक होता है डायबिटीज़, एक होता है प्री डायबिटीज़। तो प्री डायबिटिक कंडीशन को हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस से डायग्नोस करते हैं, और इम्पेयर ग्लूकोज जो रेंज है वो 100 से 126 तक है। ये फास्टिंग के लिए है, जबकि रैंडम के लिए 140 से 200 तक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है 117, ऑप्शन बी 99। 100 से कम है तो गलत है। 126 बी जो है फास्टिंग रेंज है तो ये भी गलत है। 135 126 से अबाव है तो भी क्या है, गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, what is the recommended cutoff for the early detection of chronic uh, disease and diabetes using the test for microalbuminuria? अब ये माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया क्या है? Microalbuminuria is the excretion of small quantity of albumin in the urine. In diabetics, patient excretion of albumin that is within the allowable limit for healthy person may signal the onset of chronic kidney disease. The term microalbuminuria is defined as albumin excretion greater than 30 milligram per gram creatinine but lower than 300 मिलीग्राम पर ग्राम क्रिएटिनिन। याद रखिए, इस डिफिनेशन को अपने साथ नोट करें। Microalbuminuria is defined as albumin excretion greater than 30 milligram per gram creatinine but lower than 300 milligram per gram creatinine is considered as microalbuminuria. अच्छा, ये जो अल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो है, इसको हम प्रेफर करते हैं टू मेजर अल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, और इसके लिए जो एडीए रिकमेंडेड द टेस्ट बी डन एनुअली पर ऑल टाइप 2 डायबिटीज़ एंड टाइप 1 डायबिटीज़ हैव हैड द डिजीज़ फॉर ग्रेटर देन 5 ईयर। तो ये एडीए रिकमेंड करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए डायबिटिक पेशेंट में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या है, सही ऑप्शन है 30 मिलीग्राम पर ग्राम क्रिएटिनिन। ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि हमने माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया को डिफाइन किया और उसमें ये है कि अगर 30 मिलीग्राम पर ग्राम क्रिएटिनिन से अबाव है और लेस देन 300 से है तो ये क्या है, ये सही है। अगर उससे कम है 30 मिलीग्राम से कम है या इससे ज़्यादा है, तो अगर इसके बीच में आ जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, माइक्रोब्यूमिनुरिया कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी डायबिटिक से रिलेटेड है। मोस्टली जो HbA1c टेस्ट है, यानी डायबिटिक के लिए जो डायबिटिक पर्सन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड हैं। In addition to measuring blood glucose, HbA1c and microalbumin, which test should be done on diabetic person once per year? तो ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि डायबिटिक के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो याद रखिए, ये जो यूरिन ग्लूकोज टेस्ट है ऑप्शन ए में, यूरिन कीटोन टेस्ट है ऑप्शन बी में, प्लाज्मा प्रोक्टोसामीन टेस्ट है ऑप्शन सी में। ये तो हम परफॉर्म करते हैं रूटीन में। प्लाज्मा प्रोक्टोसामीन तो हम परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बाकी ये जो दो टेस्ट है ये तो ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्क्रीनिंग करना होगा आपको पर ईयर में ज़रूर, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, डायबिटिक पर्सन की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको आपने एस्टिमेट करना होगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी किडनी पे कोई इफेक्ट को नहीं आया है, कोई किडनी डिजीज़ तो उसको नहीं हुआ है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर
18 है, which testing situation is appropriate for the use of point of care whole blood glucose method। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ में ये रिपीट हो चुका है। स्क्रीनिंग फॉर टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ केयर होल ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन हम करते हैं, ये हम स्क्रीनिंग के लिए नहीं करते हैं। ये जो ग्लूकोमीटर हम यूज़ करते हैं, जो मोस्टली होम बेस जो होता है, जो डायबिटिस मेलाइटस की जो पेशेंट हैं, वो अपनी रूटीन की ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, ताकि वो उसकी बेस पे इंसुलिन इंजेक्ट कर सके, तो उसके लिए ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं। हम ये जो ऑप्शन ए में स्क्रीनिंग की बात हुई है, ये गलत है। हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं करते, और डायग्नोस के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते ऑप्शन बी में। जो ऑप्शन सी है, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, यानी टाइप 1 और टाइप 2 में जब हम इंसुलिन पे वो होते हैं, तो फिर उसको अपने ब्लड ग्लूकोज चेक करना होता है, तो इसके लिए ग्लूकोमीटर यानी होल ब्लड ग्लूकोज मेथड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ग्लूकोमीटर। बाकी जो दो ऑप्शन है वो गलत है। मॉनिटरिंग डायबिटिक पर हाइपरग्लाइसीमिक, ये तो भी गलत ऑप्शन है कि हम यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेफरेंस मेथड फॉर मेजरिंग सीरम ग्लूकोज। याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सीरम ग्लूकोज की मेजरमेंट के लिए जो एडीए रिकमेंडेड है, जब हम डायबिटिक की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें ये है कि हम हेक्सोकाइनेज मेथड यूज़ करते हैं। इट्स वेरी मोर एक्यूरेट देन ग्लूकोज ऑक्सीडेज, because the coupling reaction use glucose 6-phosphate dehydrogenase is highly specific. The hexokinase method may be done on serum or plasma collected using heparin, EDTA, fluoride, oxalate, citrate. The method can also be used for urine, cerebrospinal fluid and serous fluid. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हेक्सोकाइनेज मेथड हम रूटीन में यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, याद रखिए ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो इसमें ऑप्शन ए है, नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ यूज्ड। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज़ करते हैं फ्लोरोग्राफिक मेथड में, और इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है, ऑक्सीजन की जो डिलीशन है या डिप्लीशन है, वो हम क्या पॉइंट आउट करते हैं, उसकी जो रेट है वो हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, सही ऑप्शन है। कीमोल्यूमिनस काज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं, हम ये फाइंड आउट नहीं करते प्लोरोग्राफिक मेथड पे, तो ये भी क्या है, गलत में। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, नो, इसमें हम चेंज पोटेंशियल है वो हम फाइंड आउट नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आज की जो सेशन है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में थोड़ा बहुत जो एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं, बाकी जो टेस्ट्स में, वो हम कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काइंडली आप लोग ये जो चीज़ें है, इसको आप लोग अपने साथ नोट करें। जहाँ पर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।